हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह ठीक से हो रहा है क्या नहीं? घर पे अच्छे से पढ़ते रहना, तो नोटबुक प्रिपेयर करना बार बार आपको बताया जा रहा है ना। सो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम वेक्टर में कई सारे चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना, वेक्टर रिजोल्यूशन, 2D में 3D में रिजोल्यूशन, है ना। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में आपको स्केलर मिल रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिल रहा था, है ना। तो जब भी हम वेक्टर के लिए हम कुछ डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जब हम कोई स्केलर को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस होने के बाद हमने बीच बीच पे छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी डिस्कशन किए हैं, पर आज के क्लास में हम पूरी तरफ से उस सारे प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके बेटा, तो घर पे भी आप जब सॉल्व करते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आपको सारे फॉर्मूला मालूम है, उसके बाद आप बैठ जाइए और क्वेश्चन को लेके डिस्कशन कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस को इंटरप्रीट कीजिए, उसके सारे फॉर्मूले लिखिए, सारे वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेईई और नीट एग्जाम देंगे, फिजिक्स में आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें एप्लीकेशन वाइज आएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। आपको उस प्रैक्टिस स्किल को डेवलप करने के लिए आज के क्लास में हम कई सारे प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से ध्यान देके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना आज का, वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए या कोई भी फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट होते हैं। क्या बिना फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं। आपको ही तो मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप के हैं, स्केलर और वेक्टर। कुछ क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, कुछ क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे कि एक सपोज आपके सामने एक सिचुएशन आपने फेस किया, आप चले गए पार्क को, और पार्क में जाने के बाद आपने देखा कि आपके छोटा भाई है वो ना पार्क में वो जो स्लाइडर है उस पर चढ़ गया, और चढ़ जाने के बाद उसने क्या किया, स्लिप कर गया। तो आपके सामने क्या हो रहा है, आपके छोटा भाई जो है पार्क में गया और उसने वो स्लाइडर पे ऊपर टुंग टुंग चढ़ गया, ऊपर से फटाक से स्लिप कर गया। जब वो स्लिप कर गया तो आपके सामने वो बन गया फिजिकल सिचुएशन। आप उसको फिजिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए आपको कुछ स्केलर के रिक्वायरमेंट होगा और आपको कुछ वेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो इन्हीं के बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वो स्लिप कर रहा है, स्लिप करते टाइम उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, वो कौन सा वेक्टर है ना। आपके जो भैया है, छोटा भाई है, उसका मास कितना है, मास क्या है, स्केलर है। वो जो स्लिप करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। या उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर है ना। यस, तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद कीजिए, जब मैं आपको डिफाइन किया था, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि स्केलर वो है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं होता। जस्ट लाइक मास क्या है, स्केलर। ऐसा ही मैंने आपको वेक्टर के बारे में क्या सिखाया था, वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। बिना डायरेक्शन में हम वेक्टर को पूरी तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरी तरफ से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप भी अभी तक ये पढ़ चुके हैं। बट कुछ इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी भी है इनके अलावा, जो जैसे कि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मास है, फोर्स है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा उसको आपके सामने इंटरप्रेट करूं, और ये सिर्फ एक बच्चे का रिक्वेस्ट की वजह से। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उस क्वांटिटी को क्लास में लूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, उस क्वांटिटी का नाम है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, सोचिए, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट, बिना करंट में कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं बिना करंट में फैन घूम नहीं सकता, एसी चल नहीं सकता, टीवी नहीं चल सकता। वो करंट क्या है आप सभी लोग जानते हैं। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होगा ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में आपने इसको पढ़ा, आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, आप करंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर चुके हैं। बताइए आप करंट का डायरेक्शन क्या लिए थे? आपको याद है
करंट का डायरेक्शन आप पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे थे। पहली बात तो ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। नॉर्मली पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव साइड को क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल, है ना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये लो है तो डेफिनेटली हाई होगा। और करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको देखकर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार करंट को तो वेक्टर होना चाहिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और नहीं, अगर आप इसे सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज करंट जो है वो वेक्टर नहीं है, करंट इज अ स्केलर, करंट इज अ स्केलर। इस बात को ध्यान में रखिए, ये वेक्टर नहीं है। क्यों स्केलर है, क्यों स्केलर है, उसके मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सोचिए, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर तब बोलते हैं जब वो वेक्टर के जो लॉस है ना उसको सेटिस्फाई करता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने से नहीं होता। जब मैं आपको फर्स्ट क्लास लिया, फर्स्ट क्लास में वेक्टर समझाया, उस वक्त आपको वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अरे कैसे बता सकता, आपको वेक्टर एडिशन पता नहीं था, वेक्टर प्रोडक्ट पता नहीं था, तो मैं कैसे बता सकता। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया था कि वेक्टर क्या है, जिसको मैग्नीट्यूड होता है और जिसको डायरेक्शन होता है, इतना बोल के छोड़ दिया था, जितना आपने स्कूल में भी सीखा था। बट याद रखिए, याद रखिए, वेक्टर के लिए ये बोलना जरूरी है कि वेक्टर को ना जो एडिशन के प्रॉपर्टी है, जो सब्ट्रैक्शन, जो वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारे चीजों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वेक्टर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, स्पेशली वेक्टर एडिशन रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, ये सारे रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन का रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, हम इसको वेक्टर नहीं बोल सकते। दैट मीन्स फाइनली आप वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी आप वेक्टर का डेफिनेशन में थोड़ा सा एडिशन हो गया है। क्या एडिशन हो गया है, वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यस, along with magnitude and direction, वेक्टर एडिशन रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसको इलेक्ट्रिक करंट सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए करंट क्या है, स्केलर है। समझ पा रहे, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर बिकॉज, क्या कॉज है, बिकॉज क्या लिखूं, बिकॉज इट डज नॉट, इसे लिखना पड़ेगा कि इट डज नॉट सेटिस्फाई, it does not satisfy vector addition property या vector addition rule, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए करंट क्या है, स्केलर है। अब बात यह है कि कैसे नहीं करता, कैसे सेटिस्फाई नहीं करता है। आप जानते हैं वेक्टर एडिशन में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, r इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा। आप पढ़ चुके हैं, यस, आपको ध्यान में होगा। इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यस, कैसे नहीं करता, देखिए वापस यहां पे आइए। सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सोचिए ये कंडक्टर है, ये और एक कंडक्टर है, इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है। एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है, ओके। इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है और इसमें 4 एम्पियर करंट आ रहा है, और ये दोनों वायर के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। ये आप भी समझ लिए होंगे, अरे 3 एम्पियर और 4 एम्पियर मिलकर इस वायर में जाएंगे, ये और एक वायर है, ये एक जंक्शन आपको दिख रहा है ना, तो इस पे कितना करंट होगा, यस, 3 + 4 कितना हो गया, 7 एम्पियर। अब मैंने दोनों वायर के बीच में एंगल कितना लिया था, 60 डिग्री। अगर मैं ऐसे करूं कि दोनों वायर को ऐसे कर दूं ताकि उनके बीच में एंगल क्या हो जाए, 180 हो जाए, तो क्या टोटल करंट बदल जाएगा। सोचिए, इस वायर के थ्रू जो है 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के थ्रू 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अभी भी दोनों मिलकर कितना होगा, 7 एम्पियर होगा क्या नहीं, जबकि एंगल कितना हो चुका है, इनके बीच एंगल कितना हो गया है, 180 डिग्री हो चुका है। सो दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि जब हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल 60 डिग्री है तो भी 7 एम्पियर, एंगल 180 डिग्री है तो भी 7 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, करंट जो है ना वो स्केलर जैसे ऐड हो रहा है, ये वेक्टर एडिशन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए करंट क्या है, स्केलर है, करंट वेक्टर नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज से अगर किसने आपको पूछा कि व्हाट इज वेक्टर, तो आप क्या बोलना, सिर्फ इतना मत बोलना कि वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बस इतना मत बोलना। आप जरूर एडिशनल ये बोलना कि वेक्टर वो है जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, प्लस
उसको वेक्टर एडिशन रूल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यस, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है, वो वेक्टर नहीं है। अभी थोड़ा सा हम याद करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, थोड़ा याद कीजिए। लास्ट क्लास में आखिरी में मैंने आपको कुछ ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन दिया था। मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, मैंने बताया था कि पैरेललोपिपेड का एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं और पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर लैंग्वेज में बताया गया था। ओके, वो तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि जो बेस है उसका लेंथ इनटू हाइट, है ना। और पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। ये तो आपको पता है, ज्योमेट्री से पता है, पर हमने वेक्टर के साथ उसको लिंक किया था, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर उसको रिप्रेजेंट किए थे। क्या था वो, क्या आपको याद है? यस। और पैरेललोपिपेड क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये भी बताया था। जैसे कि पैरेललोग्राम 2D में है तो पैरेललोपिपेड 2D में नहीं है, पैरेललोपिपेड किसमें, 3 डायमेंशन में है ना। यस, अगर आपने देखा नहीं होगा तो पिछला लेक्चर सबसे पहले देख लीजिए। इसको मिटा लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ही बेस करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पैरेललोपिपेड के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और उसी से ही हम क्वेश्चन का शुरुआत कर देंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, what is the condition for three vectors, what is the condition for three vectors to be coplanar? अरे याद करो, कोप्लानर वेक्टर याद है क्या आपको? कोप्लानर का मतलब क्या है, सारे वेक्टर एक प्लेन में होना, सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होना, उसको बोलते हैं क्या, कोप्लानर वेक्टर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है। जैसे कि 3 वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसा तीनों वेक्टर है और ये तीनों वेक्टर को ना हम कोप्लानर में देखना चाहते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। क्या करेंगे आप, कैसे आप प्रूव करेंगे? सोचिए, तीनों वेक्टर को लेके हम क्या बना सकते हैं, 2 वेक्टर को लेके पैरेललोग्राम बना सकते हैं। थोड़ा याद कीजिए, जबकि तीनों वेक्टर लेके हम क्या बना सकते हैं, पैरेललोपिपेड बना सकते हैं। मोर जनरली हम इसको पैरेललोपिपेड बोलेंगे। पैरेललोपिपेड, क्यूबॉइड और क्यूब, तीनों में डिफरेंस पता है ना। पैरेललोपिपेड इन जनरल या जनरलाइज्ड तरीके से हम पैरेललोपिपेड बोलेंगे। पैरेललोपिपेड को क्यूबॉइड कब बोलते हैं, जब सारा एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये आखिरी क्लास बोला था। पैरेललोपिपेड क्यूबॉइड कब होगा, जब सारे एंगल 90 होंगे। क्यूबॉइड, क्यूब क्या कब होगा, जब सारे एंगल भी 90 होगा और सारे साइड भी क्या होगा, सेम होगा, तब उसको क्यूब बोलते हैं। तो पैरेललोपिपेड, क्यूबॉइड और क्यूब, कंफ्यूज मत होना। सो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो कि इन वेक्टर के द्वारा बनाया गया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसका डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूं, पिछले क्लास बनाया था ना। उसका फॉर्मूला क्या आया था, ए क्रॉस बी। आपको मालूम है क्या, बेस, वो पैरेललोपिपेड का बेस किस किस वेक्टर में बनाया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। बेस क्या था, पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, ए क्रॉस बी। इसलिए ए क्रॉस बी डॉट क्या, सी, ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? तो तीनों वेक्टर के द्वारा पैरेललोपिपेड बन गया, उसका वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम क्या है, स्केलर है, वेक्टर है? वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज ऑलवेज स्केलर, वॉल्यूम इज ऑलवेज स्केलर। और एरिया क्या है, एरिया स्केलर फॉर्म में भी यूज होता है और वेक्टर फॉर्म में भी यूज होता है। चलेगा, कोई बात नहीं। तो अगर ये वॉल्यूम को हम ऐसा डिफाइन कर लें तो सोचिए, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम प्लेन। आप ये सोचो ना, अगर ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाएं तो क्या होगा, एक ही प्लेन में सारे वेक्टर हो जाएंगे तो पैरेललोपिपेड बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे बन सकता है? अरे पैरेललोपिपेड एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ये स्पेस पे क्रिएट होता है, पर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, तो कैसे क्या पैरेललोपिपेड बने? बनेगा नहीं। अगर बनेगा नहीं, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ना
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी डॉट क्या सी इज इक्वल 0। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। इसको ध्यान में रखिए, यही है कोप्लानर होने का कंडीशन, जरूर इसको ध्यान में रखिए। सो कोप्लानर होने के लिए तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। हमने इसको क्या बोला था, इसको बोला था स्केलर, याद है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जब 0 हो जाएगा ना तो आपका वॉल्यूम 0 आ जाएगा, दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएंगे। आगे के लिए ध्यान में रखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल्स आए ना इस तरीके से पुट करना, ओके, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो इसको लेके न्यूमेरिकल भी लिया जा सकता है ना, जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन में ना वही ले लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन 3 में हम कुछ वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करना जरूर, नोट करना बहुत जरूरी है। वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नोट करोगे तभी तो रिवाइज करोगे, तभी तो रिवीजन होगा, तभी तो टेस्ट के लिए हेल्प होगा। जैसे कि आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट हम ऑनलाइन पैटर्न में जो टेस्ट लेंगे, अभी तो लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन पैटर्न में टेस्ट ले सकते हैं। वो टेस्ट का डेट वगैरह आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट वो टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपको नोट बनाना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो सारे काम करके फिर आप टेस्ट दोगे। नोट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। आजकल के अंदर आपका असाइनमेंट आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। वो असाइनमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप प्रिपेयर हो गए टेस्ट के लिए, फिर आप टेस्ट दोगे। सो जो आपको क्या दिया मालूम, आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, देखिए, और ऐसा ही बी वेक्टर दे दिया है, ऐसा कुछ वेक्टर्स दे दिए हैं, ठीक है। वी वेक्टर दिया है सपोज 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ऐसे 2 वेक्टर दे दिया। और एक तीसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, जिसमें i कैप प्लस j कैप प्लस n k कैप प्लस n k कैप, ऐसे दे रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मालूम, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, अगर तीनों वेक्टर कोप्लानर है, उसके लिए n क्या होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, और व्हाट वैल्यू ऑफ n, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लानर, ओके, आर कोप्लानर या विल बी कोप्लानर। कोप्लानर होने के लिए n क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी तो आपको पता चल गया, कोई बात नहीं, अभी तो आपको पता चल गया, आप आसानी से कर सकते हैं। कोप्लानर कब होगा, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ए क्रॉस बी करना, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर देना सी के साथ, और 0 से इक्वल कर देना, और आपका n निकल जाएगा। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकलते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकलते हैं, याद करो, डिटरमिनेंट सबसे इजी मेथड है। आई कैप जे कैप के कैप, नीचे क्या लिखें, नीचे सब ए के कोफिशिएंट, ए वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, के कैप का -3 है। चलो बी की कोफिशिएंट क्या है, 3 है, जे कैप का -1 है, के कैप का 1 है, और इसका डिटरमिनेंट, इसको ओपन करने का तरीका आपको बता दिया था, कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव एंड मिडिल टर्म नेगेटिव। चलिए आई कैप फुल ब्रैकेट, आपको बोला था ना कैसे एक्सपेंड करोगे, जब आप आई कैप को लिखोगे इसको छुपा दीजिए, आई कैप वाले कलम को छुपाएंगे, छुपा देंगे, इसको छुपाने के बाद क्या करेंगे, छुपाने के बाद क्या कहानी आपको बताया गया था, कहानी ये है कि इसको छुपा दीजिए, इसको छुपाने के बाद फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और शुरुआत हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कीजिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कीजिए। इसको बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1, दिख रहा है, समझ पा रहे हो, देखो आई क्या वाला टर्म खत्म। ऐसा ही मिडिल टर्म क्या आएगा, नेगेटिव, इसको प्लस में लिखूंगा तो मिडिल टर्म को माइनस में लिखूंगा, माइनस जे क्या ब्रैकेट के अंदर, जे क्या वाला कलम को छुपा दीजिए, इसको छुपा दिया ना, तो आप ही बताओ क्या करूं, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको छुपा दिया, स्टार्ट कहां से करेंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर से, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या लिखना पड़ेगा 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, हो गया, जे क्या आपका काम खत्म हो गया है, खत्म कर दिया है।
चलो आखिरी टर्म किस में आएगा? पॉजिटिव में। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव, आखिरी टर्म पॉजिटिव। के क्या? ओके बच्चे बताइए के क्या वाला कलम को छुपा देंगे। यस, अब चालाक हो गए हो तो बताओ अभी क्या करूं, क्या लिखूं? 1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। समझ में आ गया? यहां गड़बड़ी मत करना, ब्रैकेट वगैरह सब अच्छे से देना। एक माइनस साइन की वजह से आपका गड़बड़ हो सकता है, साइन पुट करना बराबर। सो ये क्या हो गया? 2, ये गया +2, ये जो -3 -1 क्या होगा? +3 होगा ना, +3, और ये माइनस भी है तो ये हो गया 2 -3। सो I कैप 2 -3। समझ पा रहे? माइनस j क्या ब्रैकेट में, ये क्या है? 1 1 1 माइनस, देखो अरे ये भी माइनस, ये भी माइनस है ना। 3 × 3 क्या? -9 प्लस माइनस क्या हो गया? +9। तो गड़बड़ी होगा, इसलिए मैं भी अच्छे से केयरफुली लिख रहा हूं। तो ये क्या होगा? -1 1 × -1। ये क्या है? 2 × 3 6, बट माइनस आ गया है तो -6 है ना। गड़बड़ी मत करना, केयरफुली करना। बच्चे कई बार इसको बोलते अरे ये क्या है, फटाफट कर दो, बट फटाफट कर दो करके वो गड़बड़ कर देते, फिर बोलते हमारा सिल मिस्टेक हो गया। सोच समझ के करना। तो ये कितना हो गया है? सो 2 -3, 2 +3, यस -3, 1 माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस, सब कुछ सही है। तो ये कितना आ गया? -i कैप -10 j कैप। सही लिख रहा हूं? यस। फिर ये -7 हो गया क्या? -7 k कैप। ये तो आ गया। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैकेनिज्म आपको ध्यान में आ रहा है। सबसे पहले ए को बी में क्रॉस करो, आ चुका है। ए को बी में क्रॉस किया, एक न्यू वेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे? उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसके साथ? सी के साथ। चलो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं वो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। बस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसके एक नाम दे दी क्या? ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। चलो इसका नाम दे दिया डी वेक्टर। इसका नाम क्या दिया? डी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? यस, नाउ ए क्रॉस बी को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी के साथ। दैट मीन्स ए क्रॉस बी का नाम हमने क्या माना था? डी माना था ना। तो डी डॉट सी, ये डी वेक्टर है और सी वेक्टर कहां है? ये सी वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट करना, उसको 0 से इक्वल कर देना। डी डॉट सी क्या होना चाहिए? 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको मिटा के यहां लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देखो आप। चलिए कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख रहा हूं, देखो आप। डी डॉट सी जीरो फॉर्मूला क्या बनाया था? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? dx cx dy cy dz cz 0। फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो पुट कर दो। dx कितना है? dx पर तो क्या? ये वाला वेक्टर, इसका नाम d दिया था। dx का मतलब i के आपका कोफिशिएंट कितना है? -1। dx से -1 और cx कहां है? ये c, देखो ये c कितना है? +1 प्लस dy कहां है? ये j का आपका कोफिशिएंट कितना है? -10। समझ पा रहे हो? ये है dy, j का आपका कोफिशिएंट। cy कहां है? यहाँ है। यहाँ j का आपका कोफिशिएंट 1 है। चलो कोई बात नहीं, प्लस dz मतलब ये, अरे ये कौन सा कैप? ये तो k कैप है, k कैप। सो k कैप का कोफिशिएंट क्या? -7। तो -7 है ना, -7 और cz कितना है? n = 0। अब तो हो गया आपका काम। ये -1 -10 कितना हो गया? -11 = 7n। हमको n चाहिए था, क्या मिला? -11/7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स आपको 3 वेक्टर्स दे देगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ एक अननोन दे देगा और अननोन को पूछ लेगा। हमें n पूछा गया था ताकि तीनों वेक्टर क्या हो? कोप्लानर हो। कोप्लानर मतलब एक प्लेन में हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड क्या हो? 0 हो। वो कंडीशन लगाया, कंसेप्ट लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया और आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्शन के बारे में पूछूंगा। मैंने बीच में क्लास में एक दिन ना आपको प्रोजेक्शन पढ़ाया था, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग, है ना। तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है ना, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि प्रोजेक्शन क्या है। मैंने बोला था ना
कि नया नया जब बच्चे 10वीं से मतलब 10 से 11 को जाते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्कूल में सुने नहीं रहते ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा उनको कंफ्यूजिंग लगता है ना। वो बार बार सुन सुन के वो फिर फैमिलियर हो जाते हैं। अब फैमिलियर जब तक होगे नहीं ना, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा नया नया लगेगा, है ना। ये तो सही है। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोला अरे उन्होंने पूछा तो अच्छी बात है। हाँ, कई बार आपके मन में कौन सा डाउट आ रहा है, कभी कभी हमें एक्सप्रेस करने से हमको भी ध्यान में आता कि अरे बच्चों को इस तरीके से डाउट हो सकता है। हाँ, तो उस हिसाब से हम क्या पढ़ाने का मोड में चेंजेस लाते हैं, है ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से लाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 1 2 3, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, नहीं ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने वही पूछा, प्रोजेक्शन के बारे में पूछा। बेटा कंफ्यूज मत हो, प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कंपोनेंट। सबसे पहले ये दिमाग में फिक्स करो, प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं, वो क्या है, कंपोनेंट, है ना। और कंपोनेंट किसी का अलग निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट्स के लिए बस एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते हैं, बिकॉज उनके बीच एंगल 90 होता है। पर जरूरी नहीं है। हाँ, सो जैसे कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है या कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो ध्यान में रखो, है ना। देखिए हमें क्या पूछा गया कि डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, determine magnitude of a projection, magnitude of projection of I cap minus j cap, एक वेक्टर दे दिया projection of I cap minus j cap along I cap plus j cap plus k cap, ऐसे पूछा। ये है अगला क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है, क्या आप कर लोगे? यस, आसानी से हो सकता है, उसमें क्या आसानी से हम कर सकते हैं। हम एक वेक्टर को ए मान लेते हैं और एक वेक्टर को बी मान लेते हैं, फिर हमें ए का कंपोनेंट बी का लंग चाहिए। आपको याद होगा कंपोनेंट्स के बारे में मैंने क्या बोला था, थोड़ा रिपीट कर दूं क्या। देखो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। वो डायग्राम याद करो कि अगर ये बोला था ना रैंडमली, अगर ए वेक्टर है, ये कौन सा है, बी वेक्टर है, तो आपको ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग चाहिए। इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, अपने मन से ले लो। तो मैंने क्या बोला था कि आपको ए का कंपोनेंट चाहिए ना, कंपोनेंट किसका चाहिए, प्रोजेक्शन किसका चाहिए, ए का चाहिए ना, तो उसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो उसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। किसके ऊपर ड्रॉप करेंगे, बी के ऊपर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बी के अलॉन्ग चाहिए। जिसके अलॉन्ग चाहिए उसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। कैसे हमें एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए था, हम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। आज हमें बी के अलॉन्ग चाहिए तो बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझा। ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक जो आया ना, ये जो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट किया, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ए वेक्टर थीटा, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, बिकॉज एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट। यही हमको पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आपको ए कॉस थीटा चाहिए। तो ए कॉस थीटा चाहिए, ए कॉस थीटा को कैसे लिखा था हमने, ए इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, याद नहीं क्या आपको, यस है। फिर हमने इसको किया गया था, ए मतलब क्या, ए वेक्टर का मॉड, 1 को हमने मान लिया था बी कैप का मॉड इंटू क्या, कॉस थीटा। 1 मींस बी कैप का मॉड। हम जानबूझ के इसको 1 लिख रहे हैं ताकि हम बी कैप का मॉड लिख पाए। समझ पा रहे हैं, मैथमेटिक्स है, मैथ के कमाल है ये। मैथ के कमाल जो है ना, फिजिक्स को और भी ज्यादा आगे बढ़ा लेता है। सो इसको हमने क्या लिखा था, ये वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, बी कैप के साथ, है ना। एक बच्चा पूछ लिया कि ये किधर चला गया, कॉस थीटा कहां चला गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉस थीटा कहां चला गया। अरे कॉस थीटा चला गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, कॉस थीटा चला गया, सोच रहे हो डॉट प्रोडक्ट आया, वो भी सोचना चाहिए ना। कॉस थीटा गया, डॉट प्रोडक्ट आया, डॉट में ही आ गया कॉस थीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं, और फिर ए वेक्टर डॉट बी के आपको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड। कई बार हम लिख चुके हैं ना, यस। उस वेक्टर को उसका मॉड में डिवाइड कर दो, क्या पा गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड। समझा, ये था इसका आंसर।
ये यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप क्या करोगे, आंसर के लिए ए वेक्टर, समझ पा रहे हो तो, है ना। अगर ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड, क्योंकि ये कैसे आया, यहां से कैसे आया, इस पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आप उल्टा जाओ, ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड बी कैप का मॉड इनटू कॉस थीटा। ए वेक्टर का मॉड क्या है, ए है, बी कैप है ना, यूनिट वेक्टर है ना, उसका मॉड क्या है 1 है, इनटू कॉस थीटा। तो घूम फिर के उल्टा जाओगे तो बी कहां पहुंचोगे, ए कॉस थीटा में। दैट मींस ए कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी कैप, है क्या नहीं, यस। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, ए एक्स बी एक्स, अभी कर रहे हैं, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड। कोई वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट किसका, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। हाँ, सारे वैल्यू पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। एक्स कितना है, एक्स का मतलब क्या है, ये ए वेक्टर है, देखा ना, एक्स मतलब आई कैप का कोफिशिएंट इंटू बी एक्स। हाँ, बी एक्स कितना है, 1 है, प्लस ए वाई कितना है, -1। ए वाई का मतलब है जे कैप का कोफिशिएंट, और बी वाई कितना है, वो भी 1 है। समझ पा रहे। सिमिलरली ए जेड बी जेड, ए जेड कितना है, ए जेड है क्या, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे के क्या भी नहीं, तो ए जेड कहां से आएगा, के क्या है ही नहीं, तो ए जेड को क्या लिखना, 0। बी जेड है कितना है, 1 है, वो होने से कुछ नहीं होता, वो 0 ही उसको 0 कर देगा, है ना। चलो बी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी वाई कितना 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का रूट कितना आ गया, तो √3 आ गया। तो कितना आ गया है, देखो 1 - 1 प्लस 1 - 1 कितना, 0। अरे इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 आ गया, 0/√3 कितना, 0 को किस में डिवाइड करूंगा, 0 आ गया है, यस। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, इसका प्रोजेक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं आया, प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब क्या है, ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल 90 होना चाहिए। वैसे भी ए और बी के बीच एंगल कितना आएगा, कोई अगर आपको पूछे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल कितना आएगा, अरे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बी वेक्टर के साथ कितना मिला, 0 मिला क्या नहीं, आपका न्यूमरेटर कितना मिला, 0 मिला है। यहाँ पे ए डॉट बी कितना है, 0 है। जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो एंगल कितना आएगा, कितना आएगा, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। अच्छा, और एक बात सोचने वाली बात है कि हियर उसको लिख लेते हैं, हियर ए डॉट बी जो है ना वो 0 है, ए डॉट बी 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी cos थीटा कितना है, 0। ए बी cos थीटा 0 है। ए का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं, बी का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं, तो कौन 0 है, यस, cos थीटा 0 है, cos थीटा 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा 0। अरे cos थीटा 0 है तो थीटा कितना होगा, इसका मतलब थीटा होगा 90 डिग्री। तो जब आपको प्रोजेक्शन 0 दिखता ना, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना लेना, 90 लेना। इस बात को भी ध्यान में रखो। समझ में आ गया, यस। इस तरीके से जब भी आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और वेक्टर के ऊपर चाहिए, जब भी आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और एक वेक्टर के लंब चाहिए या पूछा गया है, तो आप हमेशा ऐसे सॉल्व करना। ये वो थ्योरी था जिसको मैं दोबारा रिपीट कर दिया है ना, और जिसको फिर दोबारा एप्लीकेशन कर दिया। ओके बेटा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलो कोई बात नहीं। सो अगर ये आपको समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखते रहना। ओके, सो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 लेने को जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 5 वो ना ऐसे दे दिया कि आपको यहां पे वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस 2g कैप माइनस k कैप, फिर बी वेक्टर दे दिया है। बी वेक्टर क्या दिया है मालूम, बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 3k कैप, इसमें जे कैप नहीं है, ऐसे 2 वेक्टर दे दिया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन direction of resultant, क्या, determine direction of resultant of a vector and b vector। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है
कि जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आपको ध्यान में है या नहीं? रिजल्टेंट का मतलब क्या? रिजल्टेंट का मतलब क्या करोगे? एडिशन करना पड़ेगा, दो वेक्टर को ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों वेक्टर को अगर ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट आ गया ना। क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो ऐड करते हैं, किसको किसको ऐड करते हैं? आई कैप को आई कैप में ऐड करते हैं, जे कैप को जे कैप में ऐड करते हैं, ऐसे करना पड़ता है क्योंकि रिजोल्यूशन फॉर्म में दे दिया ना। चलो ऐड करते हैं, आई कैप को आई कैप में ऐड करते हैं, आई कैप प्लस आई कैप कितना हो गया? 2 आई कैप। ऐसे ही वेक्टर अलजेब्रा ऐसे ही है। जे कैप को जे कैप में ऐड करते हैं, प्लस कितना? 2 जे कैप, क्योंकि इसमें कोई जे कैप है ही नहीं, बस 2 + 0 2 ही आएगा। प्लस प्लस माइनस के कैप प्लस 3 के कैप, माइनस के प्लस 3 कितना आया? प्लस 2 के कैप। समझ में आया? यह क्या रिजल्ट है? बस आप आई कैप को आई कैप में ऐड करो, जे कैप को जे कैप में ऐड करो, के कैप को के कैप में ऐड करो, आपको आसानी से आ गया। ये तो रिजल्टेंट आया। और हमें क्या पूछा जा रहा है? डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वो हमको इसका डायरेक्शन पूछ रहा है। तो बेटा सोचो, कुछ दिमाग में आया कैसे करते हैं डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था? डायरेक्शन के लिए हमने एक वेक्टर डिफाइन किया था। कौन सा वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? यस, सही सोच रहे हो। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? क्या डिटरमाइन करना चाहिए? यूनिट वेक्टर। यस, डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देगा। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, लिख दो? यस, लिख रहा हूं, देखो, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर चाहिए, ये चाहिए। दैट मींस आर कैप चाहिए। आर कैप कैसे आएगा? आर वेक्टर को उस वेक्टर का मॉड में डिवाइड कर दो, है ना। कोई भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देंगे ना, उसका डायरेक्शन आ जाता है। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है आपको? यस, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, सब 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये वेक्टर है, उसको मैं उसका मॉड में डिवाइड करना चाहता हूँ। मॉड कैसे निकालूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा, कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, रूट ले लूंगा, आ गया मॉडुलस, है ना। कई बार हम कर चुके हैं। सो 4 4 4 कितना हो गया है? ये आ गया 2 बाय, ये कितना हो रहा है? 4 + 4 + 4 कितना? √12। सो 2 बाय √12 आई कैप प्लस, ये तो कॉमन चला जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमन चला गया ना, वो सब में वो आएगा। यही है आर कैप। दैट मीन्स आर कैप जो है वो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था कि डायरेक्शन निकालो, रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालो। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में ही फर्स्ट बीट तो कर दिया, फर्स्ट बीट हो गया। सेकंड बीट में क्या पूछ रहे हैं मालूम? नहीं, ये तो फर्स्ट बीट है। सेकंड बीट में हमें पूछा जा रहा है, जैसे फर्स्ट बीट में क्या पूछा गया? डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली सोचना, केयरफुली समझना। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन, सेकंड देखो, सेकंड पूछ रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या? डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर along direction of, determine unit vector along direction which is perpendicular, to both a vector and b vector। सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना जरूरी है ना। बिना क्वेश्चन समझ कर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है along द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, और दोनों वेक्टर को जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन में आपको निकलना है यूनिट वेक्टर। क्या मन में क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया? ये सिचुएशन को देखो, मन में कुछ आया, कुछ फीलिंग्स आया, क्या करोगे आप? घुमा फिरा के आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, घुमा फिरा के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। मैं बोला नहीं था, मैंने आपको बोला था कि ए वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस बी कितने बार कर चुके हो आप? आपको बार बार बोला गया कि अगर ये दोनों मार्कर को दो वेक्टर मान लेता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या बोला था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, थंब को छोड़ दीजिए, बाकी फिंगर को कर्ल कीजिए, कहां से कहां,
ए से बी कर्ल करेंगे ना तो क्या हो रहा है, जो वेक्टर आ रहा है वो परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है किसको, इस प्लेन को। ये कौन सा प्लेन है, जिस प्लेन में ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, ये जो प्लेन है इस प्लेन को कौन परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहता है। सो हमें पता है, वी नो दैट। स्टार्ट कर दें, हम कैसे स्टार्ट करें, यस हम ऐसे लिखेंगे, देखो वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस बी, वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी से स्केलर तो नहीं मिलेगा ना, वेक्टर मिलेगा। वी नो दैट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए क्रॉस बी इज perpendicular to a vector and b vector. In fact a vector b vector जिस प्लेन में ना उसको परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि जो a क्रॉस b वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, समझा नहीं, ये क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर एंड बी, पूछ रहा है क्या नहीं। तो विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कौन परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर को कौन परपेंडिकुलर है, कौन, यस ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। और ये जो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है वो तो वेक्टर है, और हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। दैट मींस ओ ए क्रॉस बी के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो पूछ रहा है ना। आप ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉड बी का मॉड, कॉस नहीं, यहां भी क्या आता है साइन थीटा, याद है, इनटू एन कैप। तो यहां से ना वो एन कैप भी पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, एन कैप। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। वो हमको ना एन कैप पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमको एन कैप पूछ रहा है, बिकॉज एन कैप ही उसको परपेंडिकुलर है। तो एन कैप कितना आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड। दैट मींस आप अभी ए को बी में क्रॉस कर देना, और क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका मॉड निकाला, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ गया। यस। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसको ओपन कर देंगे, आपके सामने ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ओके बच्चे, समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको। सो नाउ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चलो डिटरमिनेंट फॉर्मेशन कर देते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फॉर्मेशन करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ए के सारे कोफिशिएंट्स कौन कौन है, 1 है 2 है -1 है, सारे ए के कोफिशिएंट, एक्स ए वाई ए जेड, ऐसा बी एक्स कितना है 1 है, बी वाई या तो कोई जे कैप दिख नहीं रहे तो 0, बी जेड कितना है 3 है। इसको लेके बना दिया हमने डिटरमिनेंट। इसको ओपन कर दीजिए, कैसे ओपन करते हैं, अभी तो बताया था कि आई कैप आएगा पॉजिटिव में, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव में आएगा, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखना, इसको छुपा दिया, है ना, कहानी कैसा है, इसको छुपाएंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या लिखना है 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0, ये 0 मल्टीप्लाई हुए तो कुछ रहा है नहीं, है ना, तो दिस इंटू दिस माइनस हो गया। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, मतलब जे कैप वाला टर्म नेगेटिव में आएगा तो माइनस जे कैप, तो जे कैप वाला कलम को छुपा देते हैं, वही काम करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो क्या मिलेगा आपको 1 इंटू 3 माइनस क्या, माइनस 1 इंटू 1, समझ पा रहे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव, लास्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, सो प्लस के कैप, किसको छुपाना है, इसको छुपा देने का। इसको छुपाएंगे तो क्या होगा, जो दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस इंटू दिस माइनस, तो क्या लिखूंगा मैं, के कैप इंटू 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1, समझ पा रहे हैं, यस। तो फाइनल आपको क्या मिला, आई कैप, ये कितना लगेगा 6 से रहेगा बस, और कोई नहीं, क्योंकि वो 0 हो गया है, सो माइनस जे कैप 3 इंटू 1 कितना है 3, ये -1 और एक माइनस, तो +1 हो गया, है ना, नहीं, ठीक है, प्लस के कैप, ये तो 0 है, ये कुछ नहीं, तो ये आ गया -2, तो फाइनल आपको क्या मिला, आपको मिला 6 आई कैप प्लस 3 + 1 प्लस नहीं -4 जे कैप -2 के कैप। ये है ए क्रॉस बी वेक्टर, ये जो मिला है दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर,
6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना। अब इसका मॉड कैसे निकलेगा, कोई भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड के लिए उसके जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायरिंग करो, है ना, कोफिशिएंट को स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, रूट ले लो, कितने बार हो चुका है। सो कोई भी वेक्टर आपके सामने, इसका मॉड निकालना चाहते हो तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट, है ना। इसका मॉड आ गया है, कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 4, इसका अंडर रूट 16 प्लस 4 कितना 20 प्लस 36 कितना हो गया है 56, तो रूट 56, समझ में आया, यस। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपको ध्यान में आ गया, समझ में आ गया है, यस बेटा आपको ध्यान में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ए क्रॉस बी मतलब 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय रूट 56, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, समझे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम क्या बोलेंगे, वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके समझ में आ रहे बहुत ही अच्छी बात है। सो ओके, आप लिख चुके हैं, सो चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है ना। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार हो जाइए। ओके, मैंने आपको कई सारे वेक्टर का टाइप सिखाया था, याद है आपको, कौन से टाइप, यस, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, नेगेटिव, कोलिनियर, कोप्लानर, है ना। ऐसे कई सारे वेक्टर्स आपको बताया गया था, तो उस पर कोलिनियर वेक्टर बताया गया था। सो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी ऐसा ही दिया है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिराइव द कंडीशन फॉर, किसके लिए कंडीशन निकालना है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, डिराइव कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, उसके लिए आपको कंडीशन डिराइव करना है, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपके एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए, क्या आपके मन में कुछ वे निकल रहा है, कुछ वे निकल रहा है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, समझ पा रहे हो। तो दैट मीन्स कोलिनियर का मतलब क्या है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, एक लाइन पे होना चाहिए। इसमें क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। सो ये दोनों केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। आपको मालूम है कि साइन 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है ना। सो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है एंगल क्या होना 180 डिग्री, पैरेलल का मतलब है एंगल क्या होना 0 डिग्री। सो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, अगर दोनों केसेस में हम दोनों केसेस में क्या बोलेंगे, ये भी कोलिनियर ये भी कोलिनियर, तो हर केस में आपको साइन थीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन थीटा किस में था, डॉट प्रोडक्ट में था या क्रॉस प्रोडक्ट में था, यस क्रॉस प्रोडक्ट में था। तो अगर साइन थीटा 0 हो जाए, है ना, अगर साइन थीटा ही 0 हो जाए, सो दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो इससे मालूम पड़ गया कि जब भी वेक्टर कोलिनियर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देंगे। ये पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो तो भी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला पता ही है, आप जस्ट क्या कीजिए, ए क्रॉस बी 0, दैट मीन्स क्या, दिस इंप्लाइज दैट आई कैप जे कैप के कैप, बार बार कर चुके हैं, डिटरमिनेंट फॉर्मेशन कर देंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना, बी एक्स बी वाई और बी जेड। इसका जो डिटरमिनेंट है ना वो क्या होगा, 0 होगा। इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, बस इसको ओपन करना है, इसको 0 करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा, यस।
आगे का काम आपको ये करना है, आगे का काम आपको करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे? आई कैप टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, के कैप भी पॉजिटिव में आएगा, और जे कैप किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव और मिडिल टर्म नेगेटिव, तो ठीक है, फिर भी लिख लेता हूं। सो आई कैप क्या लिखना बताइए? इसको छुपा दिया, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, पूरा कहानी आप सीख चुके हैं। तो क्या लिखूंगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप में आ गया। चलो माइनस जे कैप, जे कैप वाला टर्म तो नेगेटिव में आएगा ना, जे कैप को रखूंगा तो ये छुप गया है, तो क्या लिखना पड़ेगा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, है ना। फिर आखिरी टर्म पॉजिटिव प्लस के कैप, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा? इसको छुपा दिया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सभी को? ये 0 हो गया है। तो ये पूरा टर्म 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आगे आप कैसे आगे बढ़ोगे? आगे आप कैसे बढ़ोगे? अरे दिस माइनस दिस प्लस दिस इज 0, ये 0 कब हो सकता है? ये 0 कब हो सकता है? उसके लिए हर टर्म को 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, सबको 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा ना। तो सभी टर्म को 0 कर देते हैं। सो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? सो देयरफॉर पहला इक्वेशन बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इक्वल 0, है ना। सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इज 0। तीसरा टर्म क्या आएगा? ए एक्स बी वाई माइनस क्या? ए वाई बी एक्स इज इक्वल 0। तो ये सारे 0 होंगे तभी इक्वेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर निकालेंगे? थोड़ा यहाँ देखिए आप। सो इसका मतलब को लीनियर के लिए, को प्लानर के लिए, सॉरी को लीनियर के लिए, पैरेलल के लिए, एंटी पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना। और डॉट प्रोडक्ट कब 0 होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए जब दोनों वेक्टर आपस में क्या? परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा? जब पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूं, कैसे करूं? इसको थोड़ा सा ना यहां दिखाता हूं। हाँ देखो अच्छे से, ए वाई बी जेड इज इक्वल टू क्या होगा? ए जेड बी वाई हो गया या नहीं? तो यहां से एक रेशियो आएगा, यहां से कौन सा रेशियो आएगा? देयरफॉर ए वाई बाय ए जेड कितना आएगा? ए वाई बाय ए जेड इज इक्वल टू बी वाई बाय बी जेड। लेट दिस बी इक्वेशन 1 हो गया। ऐसा दूसरा इक्वेशन क्या बना था हमारा? दूसरा इक्वेशन बना था ए एक्स बी जेड इज इक्वल टू ए जेड बी एक्स बना था ना। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा ए एक्स बाय ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए जेड इज इक्वल टू बी एक्स बाय बी जेड। चलिए इसकी इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर थर्ड इक्वेशन क्या बना था? दिस इक्वल दिस, तो ए एक्स बी वाई ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल ए वाई बी एक्स, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा ना? ए एक्स बाय ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाय बी वाई। ये बन गया इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है? तीनों इक्वेशन को अप्रोप्रिएटली अरेंज करना है। अप्रोप्रिएटली अरेंज करना है। कैसे होगा? ए एक्स बाय ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाय बी वाई, है ना। ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये तीनों क्या आ गया? कंडीशन आ गया। इनको आप सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे आप लिख सकते हो? अब इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप इसको सिंगल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। ये तीनों जो इक्वेशंस है ये कोलिनियरिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यस बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लिख लिए। अब इसको हम यूनाइट करके ना एक कॉमन कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर यूनाइट करते हैं तो कॉमन कंडीशन कैसा आएगा? कैसे आप निकाल सकते हो? देखो आप यहाँ से ए एक्स पे ए वाई बी एक्स, इसका मतलब क्या है? हम इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स बाई बी एक्स लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा देखो बेटा, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई। ओके, ये एक टर्म आ रहा है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ay बाई बी वाई। चलिए थोड़ा ऊपर भी देखते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ देखो इक्वेशन 1 से ay बाई बी वाई कितना मिला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। सो इक्वेशन 1 जो है दिस इम्प्लाइज दैट ay बाई बी वाई, तो ay अपन बी वाई कितना आ रहा है az, ay बाई बी वाई इज इक्वल टू az बाई बी जेड, है ना। तो ये हमने इक्वेशन 1 बना दिया था, इक्वेशन 1 से ये मिल गया। इसको देखिए और ये जो आया इसको देखिए, ये दोनों को कंपैरिजन कीजिए। सो फाइनली हम ये दोनों को कंपैरिजन करें तो हमें कॉमन कंडीशन आएगा। सो यहाँ पे इक्वेशन 3 से क्या मिला, ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ay बाई बी वाई, और वहाँ पे मिला ay बाई बी वाई इज इक्वल टू az बाई बी जेड। दैट मीन्स हम सबको यूनाइट कर लेते हैं। सो फाइनली जो कंडीशन आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आंसर यह आएगा कि कंडीशन ये है कि ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू, समझ पा रहे हैं, ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ay अपॉन बी वाई इज इक्वल टू az अपॉन बी जेड। समझ पा रहे हैं? यस, ये तो बहुत ही अच्छा कंडीशन आ गया है। दैट मीन्स जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वेक्टर ए आपको दिया है, वेक्टर बी आपको दिया है। सो हमें कोलिनियरिटी का कंडीशन फाइंड आउट करना था, तो आपके एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपके एक्सप्रेशन आ गया है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हैं उसका कोलिनियरिटी का कंडीशन पूछा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट, फाइन। सो और एक बार देख लीजिए, ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ay बाई बी वाई इज इक्वल टू z बाई बी जेड। यस, करेक्ट है, ठीक है ना, ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए इस तरीके से आज हमने इस क्लास में कई सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। सो हमारे वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है, बट क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होते। अब जितने भी सॉल्व करोगे उतने ही कमी पड़ जाएंगे, जितने भी सॉल्व करोगे उतने ही कमी पड़ेंगे, है ना। इसलिए क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते रहो और कॉन्फिडेंट लेवल जो है बनाते रहो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल मेंटेन नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए आज के क्लास में इतना करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, अगर और कुछ क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में चला जाऊंगा डायमेंशन। एक छोटा सा चैप्टर बीच में था, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा टाइम पास करना है, बट सब्जेक्ट के बीच में गैप लेके टाइम पास करना है ना। तो दो सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा गैप अगर है, उस गैप में थोड़ा बहुत टाइम पास चलता है, बट बाकी टाइम आपको अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ते रहना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।